बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। इमादुद्दीन जंगी, एपिसोड 13। एडिसा का बादशाह और शहजादी अरतालिस का बाप बाल्डोन एक रोज एडिसा के कसर में बैठा हुआ था। उसके साथ के कुछ सालार और उमरा भी बैठे हुए थे और किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। याद रहे कि यरूशलेम का बादशाह का नाम भी बाल्डोन था और एडिसा के बादशाह का नाम भी बाल्डोन था, और यरूशलेम के बादशाह बाल्डोन के मरने के बाद एडिसा का हुक्मरान बाल्डोन ही यरूशलेम का बादशाह भी हुआ था। यहाँ तक कि उसका मुहाफिज दस्तों का सालार उस दरवाजे पर नमूदार हुआ। बाल्डोन को उसने ताज़ीम दी, फिर आगे बढ़कर उसने गुफ्तगू का आगाज किया और बाल्डोन को मुखातिब करके कहने लगा, मैं दो बुरी खबरें गोश गुजार करना चाहता हूँ। बाल्डोन मुंह से कुछ न बोला, असबात में अपनी गर्दन हिलाई। तब उसके मुहाफिज दस्तों का सालार बोला और कहने लगा, पहली बुरी खबर यह है कि आपने अपने जिन 4 सरकर्दा आदमियों को शीजर के करीब मुसलमानों के मस्कन की तरफ रवाना किया था, जिसका अमीर इन दिनों एक शख्स ज़ैनुद्दीन है, इसलिए कि आपकी बेटी अरतालिस ने वहां कयाम कर रखा है। हमारे उन 4 साथियों ने ज़ैनुद्दीन से अरतालिस की वापसी का मुतालबा किया, लेकिन ज़ैनुद्दीन ने अरतालिस को वापस हमारे पास भेजने से इनकार कर दिया। दौरान गुफ्तगू हमारे सफारतकारों ने सख्त गुफ्तगू भी की, जिसके नतीजे में हमारे 4 साथियों में से एक की गर्दन काट दी गई है। उसका धड़ वहां फेंक दिया गया है और कटा हुआ सर हमारे पास भेज दिया है। उसके 3 साथी अभी अभी आए हैं, वो बाहर बैठे हैं और उन्होंने ही इतला दी है। इस पर बाल्डोन का रंग गुस्से में सुर्ख हो गया था, आंखें कहर बरसाने लगी थी। अपने मुहाफिज दस्तों के सालार को मुखातिब करके कहने लगा, उन 3 को फिलहाल बाहर ही रोको, मैं उनसे बाद में मुलाकात करूंगा। पहले दूसरी खबर कहो कि दूसरी खबर क्या है। इस पर वो शख्स बोला और कहने लगा, मालिक, दूसरी खबर यह है कि मुसलमानों के उसी मस्कन के सालार ज़ैनुद्दीन ने नाइटों के सालार युकास को भी मौत के घाट उतार दिया है। फिर उस सालार ने युकास को किस तरह मारा था, उसकी तफसील इख्तिसार के साथ बाल्डोन से कह दी थी, और ये दूसरी खबर सुनकर बाल्डोन का गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच गया था। हाथ के इशारे से उसने अपने मुहाफिज दस्तों के सालार को अपने सामने बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गया तब अपने सालारों और उमरा को मुखातिब करते हुए बाल्डोन कहने लगा, मुसलमानों के सालार ज़ैनुद्दीन का हमारी बेटी को हमारे हुक्म पर वापस ना करना हमारी तौहीन, हमारी बेइज्जती, और जब तक हम उससे अपनी बेटी अरतालिस को वापस ना ले उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसने मजीद बुरा फेल ये किया है कि उसने धोखे से युकास को कलीसा में बुलवाकर उसका सर कलम कर दिया है, और उसकी भी सजा से उसे गुजरना पड़ेगा। उसके बाद अपने उस सालार को उसने अपने करीब बुलाया और फिर उससे मुखातिब करके कहने लगा, आज इसी वक्त तरतोस के हाकिम टैंकर्ड और हसन अल अकरात के हुक्मरान की तरफ तेज रफ्तार कासिद भिजवाओ। फिलहाल हमारे यही दोनों हुक्मरान हैं जो इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकते हैं। उनसे पूरी तफसील कहो कि किस तरह हमारी बेटी को वापस करने से इनकार किया गया है और किस तरह धोखाधड़ी से नाइटों के सरदार युकास को मौत के घाट उतार दिया गया है। टैंकर्ड को मेरी तरफ से यह भी तरगीब देना कि अगर वो हमारे साथ मिलकर मुसलमानों के सालार ज़ैनुद्दीन से मेरी बेटी अरतालिस को हासिल करने में कामयाब हो गया तो मैं अरतालिस को उससे ब्याह दूंगा। वो दोनों हुक्मरान अपने असाकिर लेकर हमारी तरफ आए और फिर हम यहाँ से शीजर के नवाह में मुसलमानों के उस मस्कन पर हमलावर होंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो कैसे हमारी बेटी अरतालिस को वापस नहीं करते, कैसे हम उनसे युकास के मरने का इंतकाम नहीं ले सकते, और कैसे और किस तरह वो अपने मस्कन की हिफाजत हमारे मुकाबले में करते हैं। उसके साथ ही बाल्डोन ने वो इजलास खत्म कर दिया था और उसी रोज उसके कासिद हसन अल अकराद और तरतोस की तरफ रवाना हो गए थे। जहां तक तरतोस का ताल्लुक है तो इस्तखरी और इब्ने होकल कहते हैं कि तरतोस साहिल का किला और अहम शहर है। साथ ही ये भी कहते हैं कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कुरान मजीद यहाँ महफूज था। शहर के गिर्द संगी फसील है जो नागहानी हमलों से इसे मामून रखती है। मौर्रिख अदरीसी के कौल के मुताबिक तरतोस समंदर के किनारे वाक़ है, जिसके बाजारों में हजूम रहता है और तिजारत का हजूम यहाँ नजर आता है। खुद शहर एक बड़ी खलीज के सिरे पर वाक़ है और इसके शुमाल में सिलसिला कोह फैला हुआ है। ये खलीज 10 मील लंबी निकली हुई है, शहर के गिर्द फसील है और उसे मजबूती से किला बंद कर दिया गया है। याकूत लिखता है कि तरतोस साहिली शहर है, इरका के मशरिक में इस 8 फरसंग के फासले पर वाक़ है। इसमें 2 बुर्ज छोटे किलों के मिसल बने हुए हैं। इसे इब्तदा में हजरत अबू उबैदा इब्ने सामित ने हिजरी 17 में लाज़किया और जबला की फतह के बाद तस्खीर किया था। फिर यह शहर मिस्मार कर दिया गया और कई साल वीरान और गैर आबाद पड़ा रहा, हत्ता कि हजरत अमीर मुआविया ने इसे मरके और बलनियास की तरह दोबारा बनवाया और किला बंद कर दिया। दमिश्की बयान करता है तरतोस में नसारा का एक गिरजा निहायत शानदार बना हुआ था।
इसी में एक इमारत वो है जिसके निस्बत कहा जाता है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर शाम में से सबसे पहली इमारत यही बनी। जहां तक दूसरे मकाम यानी हसन अल अकराद का ताल्लुक है तो इसे कलात अल हसन भी कहते हैं। हुम्स के मुकाबिल जानिब मगरबी पहाड़ पर एक नाकाबिल तस्कीर किला है। ये जबल अनजलीब के पहाड़ हैं जो आगे फैलकर हुम्स और बालबक के दरमियान जबल लबनान से जा मिलते हैं। उमराए शाम में से एक शख्स ने यहाँ ये शहर आबाद किया और कुर्दों की छावनी कायम की कि यूरोपीय हमलावरों का मुकाबला करें। उसके बाद सलीबियों ने इसे कुर्दों से ले लिया और इस पर कब्जा कर लिया। बहरहाल एडिसा के बादशाह ने अपने जो तेज रफ्तार कासिद, तरतोस और हसन अल अकराद की तरफ भिजवाए थे वो कामयाब हुए और तरतोस के हुक्मरान टैंकर्ड ने फैसला कर लिया कि वो हर सूरत में मुसलमानों के सालार ज़ैनुद्दीन का खात्मा करके रहेंगे। चुनांचे हसन अल अकराद का हाकिम और तरतोस का हुक्मरान टैंकर्ड अपना अपना लश्कर लेकर बाल्डोन की तरफ रवाना हुए। ये टैंकर्ड आर्मीनिया का रहने वाला था और उसके मुतालिक कहा जाता है कि ये इंतहा दर्जे का जरी और जंग का बेहतरीन तजर्बा रखने वाला था। तरतोस का हुक्मरान टैंकर्ड, जिसे तारीख के औराक में टैंकरेड भी लिखा गया है, ये दो भाई उन सलीबी जंगों में शामिल थे, एक टैंकर्ड और दूसरा बोमांट। बहरहाल हसन अल अकराद और तरतोस के हुक्मरान अपने अपने लश्कर लेकर बाल्डोन के पास पहुंचे। इससे पहले बाल्डोन ने एक और कदम उठाया। इस सिलसिले में उसने काउंट ऑफ सेंट पाल और काउंट ऑफ सेंट ग्रे के अपने हमसाया हुक्मरानों से भी पैगाम रसानी की, जिसके जवाब में उन दोनों ने अपने अपने सालार ईस्टस और रिनार्डस दोनों के तहत एक खासा बड़ा लश्कर बाल्डोन की मदद के लिए भिजवा दिया। जब ईस्टस, रिनार्डस, टैंकर्ड और हसन अल अकराद का हुक्मरान अपने अपने लश्कर को लेकर बाल्डोन के मरकजी शहर एडिसा पहुंच गए, तब उन सारे लश्कर को लेकर बाल्डोन ने 2 दिन तक आराम करने का मशवरा दिया। उसके बाद खुराक के ज़खायर, असले और दूसरे कील कांटे से लेस होने के बाद बाल्डोन ने उस जरार और मुतहिदा लश्कर के साथ दरियाए ओरिंटस का रुख किया था। दूसरी तरफ ज़ैनुद्दीन और शीजर शहर और किले के हुक्मरान उसामा को भी उनके मुखबिर ये इतला दे चुके थे कि एडिसा का हुक्मरान बाल्डोन एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर शीजर और ज़ैनुद्दीन के मस्कन पर हमलावर होने के लिए कूच कर चुका है। उन हालात में ज़ैनुद्दीन ने भी अपने सारे सालारों को अपने मकान में जमा कर लिया और जिसमें सारे छोटे बड़े सालारों के अलावा शीजर शहर का हाकिम और सिपह सालार उसामा भी अपने कुछ दीगर सालारों के साथ शामिल हुआ था। जब सब लोग ज़ैनुद्दीन के मकान में जमा हो गए तब ज़ैनुद्दीन ने कुछ देर सबका जायजा लिया। उसके बाद कुछ सोचा, फिर मकान में उसकी आवाज़ गूंजी थी, मेरे अजीज साथियों, इस बार दुश्मन एक बड़ी ताकत और कुव्वत के साथ हम पर ज़रब लगाने के दर पे है। एडिसा का हुक्मरान जो जर्रार लश्कर लेकर हमारी तरफ पेशकदमी कर चुका है, उसमें टैंकर्ड, हसन अल अकराद का हुक्मरान, हमारे पुराने दुश्मन ईस्टस और रिनार्डस, खुद बाल्डोन का लश्कर भी शामिल है। इस मौके पर मैं अपनी तरफ से एक तजवीज़ आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल को लगे तो उस पर अमल किया जाएगा, वरना तुम में से किसी के पास दुश्मन से निपटने के लिए बेहतरीन तजवीज़ हो तो उस पर अमल किया जाएगा। मेरे जहन में इस वक्त मंसूबाबंदी यह है कि अपने मस्कन के अतराफ में बुलंद कोहिस्तानी सिलसिलों के ऊपर जो हमने बुर्ज बना रखे हैं, उनके अंदर और बुर्जों के अलावा बुर्जों के दरमियान जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उन सब के पीछे अपने तीर अंदाज बिठा दिए जाएं। हमारे इन कोहिस्तानी सिलसिलों से काफ़ी गंधक मिली है और राल भी हमने हासिल कर लिया है, लिहाजा इसे हमने रोगने नफ्त बनाना शुरू कर दिया है। बस जो तीर अंदाज मस्कन के इर्द गिर्द बुर्जों और चट्टानों के पीछे मुकर्रर किए जाएंगे, उन्हें रोगने नफ्त की हांडियां भी मुहैया की जाएंगी। उन हांडियों के अंदर भरे रोगने नफ्त में अपने तीरों की नोक डबोकर वो तीर चलाएंगे। इस तरह जब जलते हुए तीर दुश्मन के पड़ाव पर गिरेंगे तो वह बदहाली और बदनज़मी का शिकार होंगे और उनकी उसी हालत से फायदा उठाते हुए हमें उन्हें मार भगाना है। इस वक्त हमारे पास जो लश्कर है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। एक हिस्सा मस्कन के अंदर रहेगा। मेरे दोनों अजीज भाई अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक मस्कन के अंदर रहेंगे और उस लश्कर की रहनुमाई करते रहेंगे। कुछ छोटे सालार ऐसे मुकर्रर किए जाएंगे जो मस्कन के इर्द गिर्द बने बुर्जों के अंदर और चट्टानों के पीछे रहकर काम करने वाले तीर अंदाजों की निगरानी और उनकी रहनुमाई का काम सर अंजाम देंगे। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो दूसरा आधा लश्कर मेरी कमानदारी में होगा और दुश्मन की आमद से थोड़ी देर पहले आधे लश्कर को लेकर मैं अपने मस्कन से निकल जाऊंगा और शुमाल की तरफ पीछे जाऊंगा। शुमाल में जो हमारे बुर्ज हैं उनके ऊपर हमारा अपना मस्कन के साथ राब्ता रहेगा और उन्हीं बुर्जों के जरिए हमारे पास जरूरत के वक्त हर किस्म का सामान भी पहुंचता रहेगा। जहां तक दुश्मन के हमलावर होने का ताल्लुक है तो मेरा जाती ख्याल यह है कि दुश्मन अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं करेगा कि आगे बढ़कर एक लश्कर शीजर पर और दूसरा हमारे मस्कन पर हमलावर हो। दुश्मन जानता है इस तरह उनकी ताकत और कुव्वत तकसीम हो जाएगी और उनके अंदर कमजोरी के आसार पैदा होंगे, लिहाजा वो अपने लश्कर को यकजा रखेंगे और पहले हमारे मस्कन को अपना हदफ बनाएंगे, इसके बाद शीजर शहर पर हमलावर होंगे। ये मेरा जाती ख्याल है, इसमें तब्दीली भी हो सकती है। जहां तक मेरे भाई उसामा और इसके सालारों का ताल्लुक है तो ये इस वक्त सामने बैठे हुए हैं।
میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب دشمن یہاں پہنچے تو یہ اپنے قلعے کے اندر محفوظ ہو جائیں، اس لیے کہ قلعہ بڑا مضبوط اور بڑا مستحکم ہے۔ چنانچہ اسامہ سے اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ جس قدر لشکر اس کے پاس ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ شہر اور قلعے کی حفاظت پر مقرر کیا جائے اور دوسرے لشکر کو اسامہ لے کر وقفے وقفے سے قلعے سے نکل کر دشمن پر ضرب لگائے۔ اب دشمن پر حملہ آور ہونے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسامہ بھی اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ کسی اچھے سالار کی کمانداری میں شیزر شہر کی حفاظت کے لیے چھوڑے اور دوسرے آدھے کے ساتھ بالکل تیار، مستعد اور منتظر رہے۔ میں جب دشمن پر حملہ آور ہوں گا تو میرے لشکر میں ہری جھنڈیاں لہرائی جائیں گی، اور جب دشمن کا مجھ پر بوجھ پڑے گا تو میں سرخ جھنڈیاں لہراتا ہوا دشمن کے سامنے سے ہٹ کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چلا جاؤں گا۔ چنانچہ اسامہ جب میرے لشکر میں سرخ جھنڈیاں دیکھے تو وہ فوراً دشمن پر حملہ آور ہو جائے۔ اس طرح دشمن کو یہ خبر ہوگی کہ ان کی پشت پر سے حملہ کر دیا گیا ہے تو وہ پلٹیں گے۔ ان کے پلٹنے پر میں بھی پلٹوں گا اور پشت کی جانب سے ایسا حملہ آور ہوں گا کہ اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے گا ہماری قسمت، ہمارے مقدر جلد اپنے خوشگوار انجام کو پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب زین الدین خاموش ہوا تب وہاں بیٹھے سارے چھوٹے بڑے سالاروں نے زین الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد سب وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینا شروع کر دی گئی تھی۔ اگلے روز مغرب کی نماز کے بعد زین الدین اپنے مکان میں اپنے کپڑے ایک خرجین میں ڈال رہا تھا۔ مغنی احمد بن قاسم اور زین الدین کا بھتیجا بدر الدین بھی اس موقع پر بڑے غور سے زین الدین کو اپنی تیاری کرتے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں 48 مکان میں داخل ہوئی۔ 48 کو دیکھتے ہی بدر الدین اس کی طرف بھاگا اور اس سے لپٹ گیا۔ 48 نے جھک کر بدر الدین کی پیشانی چومی، پھر آگے بڑھی۔ کچھ دیر تک بڑے غور سے اپنے کام میں مصروف زین الدین کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک دم آگے بڑھی، اس کے قریب جا کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زین الدین مسکرایا اور کہنے لگا، میں آج عشاء کی نماز کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مسکن سے نکل کر اپنی گھات کی طرف چلا جاؤں گا، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے مخبر آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دشمن کل شام تک ہمارے مسکن اور شیزر شہر اور قلعے کے باہر نمودار ہو سکتا ہے۔ زین الدین کے ان الفاظ سے لمحہ بھر کے لیے 48 اداس اور فکر مند ہو گئی تھی۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے وہ خرجین جس میں زین الدین کپڑے ڈال رہا تھا زبردستی اسے لے لی، ساتھ ہی شکووں بھری آواز میں کہنے لگی، کپڑے خرجین میں اس طرح تو نہیں رکھے جاتے جس طرح آپ رکھ رہے ہیں، آپ تو کپڑے ٹھونس رہے ہیں، رکھ نہیں رہے۔ پھر اس نے خرجین الٹ دی، جس قدر کپڑے زین الدین نے خرجین میں ڈالے تھے وہ سارے مسحری پر ڈال دیے۔ پھر 48 اٹھی، زین الدین کے سارے کپڑوں کا اس نے جائزہ لیا جو سامنے والے صندوق کے اندر پڑے تھے۔ کچھ دیر کے لیے وہ اداس اور افسردہ ہو گئی تھی کیونکہ کپڑے سارے پرانے اور بوسیدہ تھے اور بہت سے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال یقیناً اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کچھ دیر تک کھڑی ہو کر گہری سوچوں میں ڈوبی رہی، پھر زین الدین نے اسے اس طرح کھڑے دیکھا تو اسے پکارا۔ اس کے پکارنے پر 48 چونکی۔ کچھ کپڑوں کا اس نے انتخاب کیا، وہ کپڑے اس نے مسحری پر بچھائے، بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ انہیں طے کر کے خرجین میں ڈالنا شروع کیا۔ پھر انتہائی دکھ اور پریشان کن انداز میں وہ زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کس قدر کپڑے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ اگر زیادہ کپڑوں کی ضرورت پڑ گئی، جنگ طول پکڑ گئی تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی نہ کسی کے ہاتھ آپ تک کپڑے پہنچانے کی کوشش کروں گی اور آپ اس کے ہاتھ میلے کپڑے واپس کر دیجئے گا، میں انہیں دھو کر پھر آپ کی طرف بھیجنے کے لیے تیار کر لوں گی۔ 48 کے اس سوال کے جواب میں زین الدین کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ 48 بیچاری پریشان لہجے اور کپ کپاتی آواز میں پھر بول اٹھی، اب میرے باپ کے علاوہ ترتوس کا حکمران ٹینکرڈ، کاؤنٹ آف سینٹ پال، کاؤنٹ آف گرے اور حسن الاکرات کا حکمران نہ جانے کتنا بڑا لشکر لے کر ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں، اور کتنا عرصہ آپ کو اور شیزر کے حکمران کو ان کے ساتھ الجھنا پڑے گا۔ امیر، کیا ایسا ممکن نہ تھا کہ آپ سارے واقعے کی اطلاع سلطان عماد الدین کو کر دیتے اور وہ اس موقع پر دشمن سے نمٹنے کے لیے ایک لشکر بھیج دیتے؟ میں جانتی ہوں میرے سوال کے جواب میں یقیناً آپ یہی کہیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ دشمن سے نمٹ لیں گے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خدا جو مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، اس لیے کہ آپ حق پر ہیں۔ امیر، اس موقع پر کہنے کو تو میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ حالات نے چونکہ مجھے آپ سے منسوب کر دیا ہے، لہٰذا میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک واسطہ اور ایک رابطہ ہے۔ اسی تعلق اور رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ جان بوجھ کر اپنے آپ کو خطرات میں نہ ڈالیے گا۔ دشمن پر ضرب لگانے سے پہلے یہ بھی سوچئے گا کہ اس مسکن کے اندر کوئی بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ خداوند نے چاہا تو ہم ہی فتح مند اور دشمن مغلوب ہوگا۔ اس کے بعد پریشانی کے عالم میں 48 مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ پہلے اس نے خرجین میں کپڑے ڈالے، پھر بھوجل بکھرتی آواز میں دوبارہ اس نے زین الدین کو مخاطب کیا، آپ اور کیا کیا چیز ساتھ لے جانا پسند کریں گے؟ میں آپ کی دوسری خرجین لے جا رہی ہوں،
उसमें खुश्क और ताज़ा फल भरती हूँ, कुछ पनीर और खाने पीने की दूसरी अशिया रखती हूँ। जवाब में ज़ैनुद्दीन कुछ कहना ही चाहता था कि उस मौके पर 48 की आंखों में नमी सी उतर आई थी और उस नमी को छुपाने के लिए उसने दूसरी खुरजीन उठाई और मकान से बोझल बोझल कदमों और थकी थकी चाल के साथ बाहर निकल गई थी। ईशा की नमाज के बाद वो लश्कर बिल्कुल तैयार हो गया था जिसके साथ ज़ैनुद्दीन ने मस्कन से बाहर निकलना था। उस मौके पर ज़ैनुद्दीन और उन लश्करियों को अलविदा कहने के लिए बहुत से लोग वहां जमा हो गए थे। काजी अबू सईद, अदनान बिन हाशिम, फजल बिन इसहाक, अहमद बिन कासिम, बदरुद्दीन, मैकल, सब्ता, मस्कन की बहुत सी औरतें, मर्द सब वहां जमा हो गए थे। उस मौके पर ज़ैनुद्दीन ने दोनों बड़े सालारों फजल बिन इसहाक और अदनान बिन हाशिम को अपने करीब बुलाया। जब वो दोनों उसके दाएं बाएं आकर खड़े हो गए तब ज़ैनुद्दीन ने उन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजीज भाइयों, हम सब के लिए ये बहुत बड़े इम्तिहान का वक्त है। मेरे बाद चौकस और मुस्तैद रहना। तुम दोनों भाइयों में से एक लश्कर के एक हिस्से के साथ मस्कन की राहदारी की हिफाजत करना कि दुश्मन हमारे मस्कन में दाखिल ना होने पाए, और दूसरा भाई मस्कन के इर्द गिर्द जो बुर्ज बने हुए हैं या चट्टानों के पीछे हमने अपने तीर अंदाजों के बैठने की जो जगह बनाई हुई है उन सब की हिफाजत और निगरानी करेगा। दिन के वक्त मेरा और तुम लोगों का राब्ता सुर्ख और हरी झंडियों के जरिए होगा और रात के वक्त बुलंद और नीची कंदीलों के जरिए होगा, और वही हमारे लिए राब्ता और एक दूसरे से ताल्लुक रखने का जरिया होंगे। उसके बाद ज़ैनुद्दीन बारी बारी काजी अबू सईद, अदनान बिन हाशिम, फजल बिन इसहाक, अहमद बिन कासिम, मुगन्नी, दूसरे छोटे बड़े सालारों से मिला। उस मौके पर 48 बेचारी रो देने वाली हो रही थी। उसकी हालत देखते हुए ज़ैनुद्दीन उसके सामने आया और कहने लगा, 48, अब तुम मेरे गम और खुशी दोनों की हिस्सेदार हो। मैं जानता हूं तुम किस कदर परेशान और फिक्रमंद हो। इस मौके पर मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम एक मुजाहिद की बीवी बनने वाली हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे हौसलों, मेरे जज्बों की सरबुलंदी का बायस बनोगी। ज़ैनुद्दीन के उन अल्फाज पर 48 ने अपनी आंखों में उतरती नमी को साफ कर लिया, फिर वो मुस्कुरा दी। ज़ैनुद्दीन ने फिर उसको मुखातिब किया, मेरी गैर मौजूदगी में बदरुद्दीन का ख्याल रखना। इस पर गौर से ज़ैनुद्दीन की तरफ देखते हुए 48 कहने लगी, वो मेरा छोटा भाई है और मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। 48 के बाद उसके करीब ही खड़ी सब्ता और मैकल के पास ज़ैनुद्दीन आया। पहले मैकल को उसने मुखातिब किया, अम्मा तुमने जो माजी में मेरे और मेरे अहले खाना के साथ खलूस का इजहार किया उसके लिए मैं तुम्हारा जिस कदर भी शुक्रिया अदा करूं कम है। अम्मा सब्ता से मुझे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। ये दिल में सोचती और समझती होगी कि मैं इससे नाराज हूं। मेरी इसकी नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। अगर किसी लड़की का रिश्ता मांगा जाता है तो वो लड़की इनकार कर देती है, तो रिश्ता मांगने वालों को उस लड़की से नाराज तो नहीं होना चाहिए। यही मामला मेरा और सब्ता का भी है। अम्मा सब्ता को आज़ादी होनी चाहिए कि अपनी मर्जी से जहां ये चाहे शादी कर ले, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अम्मा मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी तरह इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया है और बड़ी सख्ती से इस्लाम के असूलों की पाबंदी करती है। मैं इसे मुबारकबाद देता हूँ। अम्मा तुम्हारे और सब्ता के लिए अच्छी खबर यह है कि मैंने गुज़िश्ता शब बदरुद्दीन को समझा दिया है। वो आपको तो पहले ही मिल लिया करता था, आपसे उसे मोहब्बत भी है। खुदावंद ने चाहा तो आज से सब्ता से भी ऐसा ही सलूक करेगा। सब्ता अगर उसे अपने पास बुलाएगी तो वो आएगा, इसलिए कि सब्ता उसकी खाला है। उसके साथ उसका एक रिश्ता है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। उस मौके पर काजी अबू सईद के पास खड़ा बदरुद्दीन भी वहां से हटा और ज़ैनुद्दीन की तरफ आया। ज़ैनुद्दीन की गुफ्तगू से सब्ता खुश हो रही थी। जब उसने बदरुद्दीन को अपनी तरफ आते देखा तो उसने अपने दोनों बाजू फैला दिए, फिर जमीन पर बैठ गई। ये सूरत हाल देखकर बदरुद्दीन झुका, ठटका, उसके बाद हल्का सा तबस्सुम उसके चेहरे पर नमूदार हुआ, फिर भागा और पूरी कुव्वत के साथ सब्ता से लिपट गया था। सब्ता ने उसकी ठोड़ी, उसके गाल, उसका मुंह, उसका नाक, उसकी पेशानी चूमी और उसे गले लगाकर धारों धार और फूट फूट कर रोने लगी थी। उस मौके पर बदरुद्दीन फौरन हरकत में आया, अपने सर पर बंधे हुए रुमाल से सब्ता की आंखें साफ की, फिर कहने लगा, मेरी माँ की महन, माँ के बाद मेरे पास 3 ही बड़े रिश्ते रह गए थे, एक ज़ैनुद्दीन, मेरी नानी मैकल और मेरी खाला सब्ता। अब इसमें से एक बहुत बड़े रिश्ते का इजाफा हो गया है जिसने मेरी जिंदगी को खुशगवार बना दिया है, और वो खाला 48 है जिसकी मंगनी ज़ैनुद्दीन से तय हो गई है। यहां तक कहने के बाद बदरुद्दीन जरा रुका, फिर अपना मुंह सब्ता के कान के करीब ले गया और फिर कहने लगा, खाला आपके सिलसिले में मुझसे कोई ज्यादती हो गई हो तो बदरुद्दीन आपसे माफी मांगता है। गुज़िश्ता शब ने मुझे बड़ा समझाया था, आइंदा मैं आपसे वो सलूक नहीं करूंगा जो इससे पहले करता रहा हूं। बदरुद्दीन के उन अल्फाज से सब्ता बेचारी और ज्यादा पिघल गई थी, पहले की निस्बत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। साथ ही एक बार फिर उसने पूरी कुव्वत से बदरुद्दीन को अपने साथ लिपटा लिया था। यहां तक कि मैकल आगे बढ़ी, दोनों को उसने जुदा किया। पहले सब्ता के सर पर हाथ रखा, बदरुद्दीन को भी उसने अपने साथ लिपटा लिया। इतनी देर तक ज़ैनुद्दीन सबसे गले मिल रहा था। उस मौके पर सब्ता चौंकी, फिर मैकल की तरफ देखते हुए कहने लगी,
अम्मा जो सामान हम लेकर आई हैं अमीर के हवाले करती है, ये ना हो हम तीनों यहाँ बातें करते रहें और अमीर कूच कर जाए। इस पर सप्ता हाथ में जो गठड़ी लिए हुए थी वो लेकर आगे बढ़ी। 48 भी उसके साथ थी। दोनों ज़ैनुद्दीन के घोड़े के पास आई। सबसे गले मिलने के बाद ज़ैनुद्दीन जब अपने घोड़े के पास आया तब 48 उसे मुखातिब करके कहने लगी, आपके घोड़े की जीन के दाएं जानिब जो बड़ी खुरजीन है उसमें आपके कपड़े हैं, बाएं जानिब जो खुरजीन मैंने अभी बांधी है उसमें खाने पीने की अशिया के अलावा खुश्क और ताज़ा फल है। इसके अलावा इसमें 2 छोटी छोटी गठड़ियां हैं, एक में सत्तू और दूसरे में शक्कर है। अगर कभी हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि भूख लगी हो और आपको खाने का मौका ना मिले तो सत्तू में शक्कर मिलाकर काम में लाए जा सकते हैं। पानी का मशकीज़ा भी मैंने बांध दिया है। यहाँ तक कहने के बाद 48 जब खामोश हुई तब सप्ता ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बदरुद्दीन को समझाया। पहले वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था, हाथ झटक कर चला जाता था। मेरे लिए इससे बढ़कर क्या खुशी का मौका होगा कि आज वो मुझसे गले मिला। इतने अरसे बाद उसे गले लगाने के बाद मैं रो पड़ी। और मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी सादत है कि मेरी बहन के बेटे बदरुद्दीन ने अपने सर पर बंधे हुए रुमाल से मेरी आंखें खोश की। अब मैं समझती हूँ कि मेरी बहन बदरुद्दीन की शक्ल में जिंदा है। फिर जो गठड़ी सप्ता ने हाथ में पकड़ी हुई थी उसने ज़ैनुद्दीन के घोड़े की जीन से बांधी और फिर कहने लगी, ये मैं और अम्मा ने मिलकर आपके लिए कुछ चीजें बनाई हैं और मुझे उम्मीद है। सप्ता को उससे आगे कुछ कहने का मौका ना मिला, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए ज़ैनुद्दीन बोल उठा, सप्ता तुम्हें इतने अजनबीपन से तो बात नहीं करनी चाहिए। मैकल मेरी माँ है और तुम्हारे साथ एक रिश्ता है। तुम मामूजाद हो, लिहाजा इस मस्कन में तुम अकेली नहीं हो। अपनी इस मुहिम पर जाने से पहले मैं अम्मा से तो कुछ ना कह सका। 48 की मौजूदगी में मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ तुम्हारी हैसियत बड़ी मोहतरम और काबिल इज्जत है। मैं एक बार फिर तुमसे कहता हूँ कि तुम अपना घर आबाद कर लो। अगर तुम किसी को पसंद करती हो जो तुम्हारी जिंदगी का महवर है तो बताओ, तुम्हें उसी से ब्याह दिया जाएगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। और अगर इस मस्कन में तुम किसी को पसंद कर लो तब भी मुझे बता देना, तुम्हारी शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा। ज़ैनुद्दीन के उन अल्फाज पर सप्ता बेचारी कहीं खो गई थी, चुप सी और इंतहाई परेशान हाल हो गई थी। कुछ कहना चाहती थी कि शायद अल्फाज उसका साथ ना दे रहे थे। इतने में ज़ैनुद्दीन अपने घोड़े पर सवार हुआ, इसलिए कि वो सबसे गले मिल चुका था। फिर अलविदाई अंदाज में घोड़े पर सवार होने के बाद अलविदाई अंदाज में उसने हाथ हिलाए। उसके बाद जिस लश्कर के साथ उसने कूच करना था उस लश्कर के साथ वो हरकत में आया और अपने मस्कन से निकल गया था। अगले रोज एडिसा का बादशाह अपने मुत्तहिदा लश्कर को लेकर वहां पहुंचा। बिल्कुल ज़ैनुद्दीन के मस्कन के सामने उन्होंने पड़ाव किया था। पड़ाव करने के बाद बाल्डोन ने सारे सालारों को अपने खेमे में तलब कर लिया था। चुनाचे उसकी उस तलबी पर टैंकर्ड, हसन अल अकरात का सालार, इस्टस और इनार्डस के अलावा बाकी बड़े बड़े सालार भी उसके खेमे में जमा हो गए थे। बाल्डोन ने कुछ देर तक सारे सालारों का जायजा लिया। उसके बाद बारी बारी बड़े गहरे अंदाज में उसकी निगाहें इस्टस और इनार्डस पर जम गई। फिर उन दोनों को मुखातिब करके वो कहने लगा, यहाँ इन सरजमीनों में सबसे ज्यादा भरोसा इस्टस और इनार्डस पर किया जा सकता है, इसलिए कि दोनों इन सरजमीनों से खूब वाकिफ हैं और इस मस्कन पर वो इससे पहले कई बार हमलावर भी हो चुके हैं। मेरे साथियों, यहाँ आने के बाद मैंने जो मंजर देखा है वो ये कि इस मस्कन के गिर्द जो कोहिस्तानी सिलसिला है वो काफी बुलंद है और मैं देखता हूँ उसके ऊपर काफी मजबूत और अनगिनत और मुस्तहकम बुर्ज भी बने हुए हैं। लेकिन हमने इस मस्कन के अलावा शीजर शहर के किले को भी फतह और मिसमार करके इस मस्कन के अलावा शीजर शहर पर भी कब्जा करने के बाद वापस जाना है, ताकि फिर कोई कुव्वत इन इलाकों से उभर कर सलीबी मुजाहिदों को नुकसान न पहुंचा सके। सबसे पहले मैं सारा मामला इस्टस और इनार्डस पर छोड़ता हूँ कि ये फैसला करेंगे कि हमलों की इब्तदा कैसे और किस तरह की जाए। बाल्डोन के उस इस्तफसार पर थोड़ी देर तक इस्टस और इनार्डस दोनों आपस में सलाह मशवरे करते रहे। उसके बाद इस्टस ने इनार्डस की नुमाइंदगी करते हुए कहने लगा, मैंने और इनार्डस ने एक फैसला किया है। हम दोनों जो लश्कर अपने अपने इलाकों से लेकर आए हैं उसे आप इस मस्कन के दाखिल के सामने मुकर्रर कर दें। मैं और इनार्डस दोनों जानते हैं कि इस मस्कन में दाखिल होने का रास्ता सिर्फ एक ही है और कहाँ है और किस कदर दुश्वार गुजार है। बाकी लश्कर को जनूब की समत कोहिस्तानी सिलसिले के साथ फैला दिया जाए। मैं चाहता हूं कि आज का दिन और आने वाली शब लश्करी आराम करें और अगली सुबह हम अपने काम की इब्तदा करें। मैं और इनार्डस अपने हिस्से के लश्कर को लेकर मस्कन के दाखिल के सामने बिल्कुल तैयार और मुस्तैद हो जाएंगे, जबकि आप लोग मस्कन के कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ बढ़े। जब आप लोग पेशकदमी करेंगे तो मस्कन के अंदर जो लश्कर है यकीनन उसकी निगाहें आप पर जम जाएंगी और वो ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हर सूरत में कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़ने से रोका जाए। जब मस्कन की बड़ी कुव्वत की तवज्जो आप लोगों की तरफ होगी तो ऐसे मौके पर हम अपने काम की इब्तिदा करेंगे। मैं और इनार्डस दोनों इस मस्कन के मदखल पर हमलावर होकर वहां जो पहरेदार और मुहाफिज हैं उनका खात्मा कर देंगे और मस्कन में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। जब हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आप भी बाकी लश्कर के साथ कोहिस्तानी सिलसिले पर चढ़ने की कार्रवाई तर्क करके
हमारे पीछे पीछे मस्कन में दाखिल हो जाएं, फिर हम देखेंगे कि मस्कन के अंदर वो कौन सी कुव्वत है जो हमें रोक पाएगी और अपना दिफा कर पाएगी। मेरे ख्याल में अगर हम इस तजवीज़ पर अमल पैरा होने में कामयाब हो गए तो इस मुहिम से हम 2-1 दिन में ही फारिग हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद ईस्टस जब खामोश हुआ तब कुछ देर तक बाल्डोन कुछ सोचता रहा, फिर ईस्टस के अलावा बाकी सालारों की तरफ देखते हुए कहने लगा, ईस्टस ने जो मंसूबाबंदी और तजवीज़ पेश की है, इसमें अगर कोई तरमीम करना चाहता हो, इसमें कोई इजाफा करना चाहता हो तो बोले। इस पर टैंकर्ड बोला और कहने लगा, मेरे ख्याल में यही तजवीज़ आखिरी होनी चाहिए, इसलिए कि तजवीज़ और मंसूबाबंदी पसंद है और मेरा अपना अंदाज़ा भी है कि इस पर अमल करके हम मुसलमानों के इस मस्कन को अपने सामने ज़ेर कर सकते हैं। टैंकर्ड के उन अल्फाज पर बाल्डोन ने खुशी का इजहार किया था, फिर कहने लगा, टैंकर्ड, मैं तुम्हारे जज्बात की तारीफ करता हूँ, मैं खुद भी ऐसा चाहता हूँ। चुनाचे लश्करियों से कहो कि कल मुसलमानों के इस मस्कन पर हमलों की इब्तदा की जाएगी। साथ ही मैं तुम लोगों से यह भी कहता हूँ कि लश्कर का एक हिस्सा तैयार और बिल्कुल मुस्तैद कर दो, ताकि मुसलमान कहीं अचानक बाहर निकलकर हम पर हमलावर होकर या हम पर शब खून मारकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। चुनाचे वो इजलास खत्म कर दिया गया और लश्कर का एक हिस्सा पड़ाव की हिफाजत पर मुकर्रर कर दिया गया। दूसरी तरफ ज़ैनुद्दीन ने अपने कुछ छोटे सालारों के साथ अपने मस्कन के बाएं पहलू की तरफ छोटे बड़े टेलों और कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर घात लगा रखी थी। दुश्मन पर निगाह रखने के लिए उसने अपने मुखबिर और जासूस पहले से फैला दिए थे। साथ ही कुछ लश्करी मुकर्रर कर रखे थे जो दाएं बाएं निगाह रखें कि अचानक उन पर कोई शब खून न मारे या दुश्मन के किसी हिस्से को उनके यहाँ घात लगाने की खबर न हो जाए। चुनाचे उसी रोज ईशा की नमाज के बाद कुछ मुखबिर ज़ैनुद्दीन के पास आए। उनकी आमद पर ज़ैनुद्दीन, जो अपने छोटे सालारों के साथ बैठा हुआ था, ठटका। उन्हें मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि उनमें से एक ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, हम एक खबर लेकर आए हैं। अब पता नहीं आपकी निगाहों में यह खबर अच्छी है या बुरी। दुश्मन ने यह हिकमत अमली और मंसूबाबंदी बनाई है कि ईस्टस और निनार्डस दोनों को हमारे मस्कन के मदखल पर मुकर्रर किया जाएगा और इस काम की इब्तदा कल सुबह को की जाएगी। बाकी लश्कर हमारे कोहिस्तानी सिलसिले पर चढ़ने की कोशिश करेगा ताकि बकौल उनके मस्कन के अंदर जो हमारा लश्कर है उसे अपने साथ मसरूफ रखा जाए, और जिस वक्त ये मसरूफियत अपने अरूज पर होगी उस वक्त ईस्टस और निनार्डस दोनों हमारे मस्कन के दाखिले पर अचानक हमलावर होकर मस्कन में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि वह ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर उनके पीछे पीछे बाल्डोन का सारा मुत्तहिदा लश्कर भी हमारे मस्कन में दाखिल होगा। यहाँ तक कहने के बाद वह मुखबिर जब खामोश हुआ तब ज़ैनुद्दीन की खुशी की कोई इंतहा न थी। बारी बारी उसने आने वाले उन मुखबिरों को गले लगाया, उनकी पेशानी चूमी, फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, शायद कुदरत हमारा साथ दे रही है, फितरत हमारी रहनुमाई कर रही है। ईस्टस और निनार्डस दोनों वही हैं जिनकी वजह से मैंने कसम खाई थी कि ना नया लिबास पहनूंगा ना मसहरी पर सोऊंगा, इसलिए कि यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरे अहले खाना के अलावा अनगिनत मुसलमानों को मौत के घाट उतारा था। मेरा ख्याल है मेरा रब इनसे इंतकाम लेने का मौका फराहम कर रहा है। अगर वो दोनों अपने हिस्से के लश्कर के साथ हमारे मस्कन के मदखल के करीब मुकर्रर होते हैं तो फिर खुदावंद ने चाहा तो कल का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन रुका, फिर अपने उन मुखबिरों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, अब तुम दुश्मन की इस मंसूबाबंदी से जाकर अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक को भी मुतला कर दो, ताकि जब हम दुश्मन से टकराएं तो मेरे अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक के हमलों में यकजहती होनी चाहिए। और उनसे यह भी कहना कि किसी तरीके से आज या कल तक ये खबर शीजर के हाकिम उसामा तक भी पहुंचनी चाहिए, ताकि वो भी इसी हिकमत अमली के मुताबिक दुश्मन पर ज़रब लगाने में कामयाब हो। ज़ैनुद्दीन के उन अल्फाज के साथ ही वो मुखबिर वहां से हटे। अभी चंद ही कदम गए थे कि एक मुड़ा और कहने लगा, अमीर, मेरे कुछ साथी अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ से लंबा चक्कर काटते हुए सीधा शीजर का रुख करता हूँ और इस सारी हिकमत अमली से उसामा को मुतला करता हूँ। ज़ैनुद्दीन ने इत्मीनान का इजहार करते हुए उससे इत्तेफाक किया था, लिहाजा वो सारे मुखबिर रात की गहरी तारीकी में वहां से हट गए थे। बाल्डोन, टैंकर्ड और दूसरे सालारों ने गुज़िश्ता शब जो हिकमत अमली तैयार की थी उसके मुताबिक अगले ही रोज सुबह सुबह उन्होंने अपने काम की इब्तदा की। ईस्टस और निनार्डस दोनों को उनके हिस्से के लश्कर के साथ मदखल के दहाने पर मुकर्रर कर दिया गया था, जबकि बाल्डोन, टैंकर्ड और बाकी सारे सालार कोहिस्तानी सिलसिले के सामने अपने लश्कर को उस्तवार कर चुके थे। उसके बाद बाल्डोन के हुक्म देने पर उसके मुत्तहिदा लश्कर ने अपनी कार्रवाई की इब्तदा की पेशकदमी शुरू की। फिर सलीबियों का लश्कर तारीकी फैलाती बदी की तरह आगे बढ़े थे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़कर मस्कन के अंदर जो मुसलमानों की कुव्वत है उसे अपने साथ मसरूफ कार रखें और जवाब में ईस्टस और निनार्डस दोनों को मस्कन में दाखिल होने का मौका मिल जाए। जिस वक्त उन्होंने ये कार्रवाई की थी उस वक्त अदनान बिन हाशिम लश्कर के एक हिस्से के साथ अपने मस्कन के मदखल के करीब बिल्कुल तैयार और मुस्तैद खड़ा था।
जबकि दूसरा अरब सालार फजल बिन इसहाक उस वक्त कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर था और उसके हाथ में सुर्ख और हरी झंडियां थी और बुर्जों के अंदर और बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे जो तीरंदाज बैठे हुए थे उन सब की निगाहें फजल बिन इसहाक पर जमी हुई थी। जबकि लश्कर के अंदर जो नौजवान अभी जंग में हिस्सा लेने के काबिल नहीं थे और औरतें पानी के मशकी से अपने गलों में डाले इधर उधर भागती फिर रही थी ताकि उनका कोई लश्करी प्यासा ना रहे। कुछ छोटी उम्र के लड़के बुर्जों और चट्टानों के पीछे मजीद तीर रखते जा रहे थे। थोड़ी देर तक ऐसा ही समा रहा। उसके बाद अचानक अरब सालार फजल बिन इसहाक ने समंदर के गोसीले रक्स की तरह तकबीरें बुलंद करना शुरू की। उसके तकबीरें बुलंद करने के जवाब में बुर्जों के अलावा चट्टानों के पीछे जो तीरंदाज बैठे हुए थे वो किसी आरिफ के दिलो जान की तड़प, किसी सालिक के सफर की जुस्तजू, जज्बों भरे चिंगाड़ते तूफानों, माहौल की तलखियां भरे सीने के आमाक तक में दिल आशूबी बेयकीनी की धुंध भर देने वाली सरगर्म तूफानी यलगार की तरह तकबीरें बुलंद करने लगे थे। फिर अचानक अरब सालार फजल बिन इसहाक ने जो सुर्ख झंडी फिजा में बुलंद की तो उस सुर्ख झंडी का फिजा में बुलंद होना था कि रोग ने नफ्त में डूबे तीर बुर्जों के अंदर से और चट्टानों के पीछे से ज़ैनुद्दीन के तीर अंदाजों ने तीर चलाने शुरू किए। वो तीर शोले बरसाते जलते हुए आते थे और जिस चीज पर भी गिरते थे उसे आग लगाते चले जाते थे। इस तीर अंदाजी से बाल्डोन के कई लश्करियों के कपड़े झुलस गए और कई को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में बाल्डोन के लश्कर ने पेशकदमी बंद कर दी, बल्कि जो उनके लश्करी थे उन्हें उठाकर वो पीछे हटने पर मजबूर हुए थे। ऐन उसी लम्हे कोहिस्तानी सिलसिले के बाहर ही बाहर ज़ैनुद्दीन इस्टस और रिनार्डस पर हमलावर हुआ था। जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्टस और रिनार्डस भी ज़ैनुद्दीन पर टूट पड़े थे। कुछ देर तक ज़ैनुद्दीन, रिनार्डस और इस्टस के दरमियान होलनाक टकराव रहा, यहाँ तक कि पहले से तयशुदा हिकमत अमली के मुताबिक ज़ैनुद्दीन अपने लश्कर को समेटता हुआ पीछे हटा था। इस्टस और रिनार्डस ने यह समझा कि दुश्मन का जो लश्कर बाहर से उन पर हमलावर हुआ है वो उनके दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सका, लिहाजा पीछे हटा है। चुनांचे उन्होंने ये फैसला किया कि इस लश्कर का ताक़ुब करके इसका खात्मा कर दिया जाए ताकि मस्कन के बाहर से उनके लिए कोई खतरा बाकी ना रहे। इस बिना पर इस्टस और रिनार्डस दोनों ने ज़ैनुद्दीन का ताक़ुब किया था। ज़ैनुद्दीन जिस वक्त आया था तो उसके लश्कर के आगे कुछ लश्करी सुर्ख झंडियां लहरा रहे थे। अब जबकि उसका लश्कर वापस हुआ था तो लश्कर में हरी झंडियां लहरा रही थी। बहरहाल इस्टस और रिनार्डस ने उसका ताक़ुब किया। इस्टस और रिनार्डस का यह ताक़ुब शुरू करना था कि एक और तब्दीली और इंकलाब रूनमा हुआ। वो ये कि अचानक मस्कन के अंदर से अदनान बिन हाशिम अपने हिस्से के लश्कर के साथ निकला और रिनार्डस और इस्टस के लश्कर पर पुश्त की जानिब से हमलावर हुआ था। पुश्त की जानिब से हमलावर होकर अदनान बिन हाशिम ने इस्टस और रिनार्डस के लश्कर को खासा नुकसान पहुंचाया था। कुछ दूर आगे जाकर अचानक ज़ैनुद्दीन ने अपने लश्कर को रोका, मुड़ा, एक बार फिर उसने आसमान की तरफ देखा। बड़ी दिक्कत और आजिज़ी में उसने दुआया अल्फाज अदा करने शुरू कर दिए थे। वो कह रहा था, ऐ अल्लाह, तूने ही किसी को मौत के सेल के सामने कश्ती में आमान दी, किसी को बेमंजिल और बेराह सुनसान सहराओं में आतिश नमरूद से बचाया, किसी को तूने ही तूर की बुलंदियों पर बावकार किया, किसी को सलीब के फंदे पर हयात की आगाही थी और किसी को सारे जहानों की रहमत बनाने के लिए गारे हीरा में इकरा कहकर पुकारा। ऐ अल्लाह, अपनी ज़ात की तकदीस और इन सब हस्तियों के तुफैल मेरे अल्लाह, तू दर्द गरीबी के इन लम्हों में मेरी मदद फरमा। उसके साथ ही ज़ैनुद्दीन के हुक्म पर उसके लश्कर में फिर सुर्ख झंडियां लहराने लगी थी। दोबारा वो बिखरे हुए तूफानों की तरह हरकत में आया। फिर वो इस्टस और रिनार्डस के लश्कर पर हमलावर हुआ था और अपने इस तेज और जानलेवा हमले में उसने रिनार्डस और इस्टस के लश्कर के अगले आधे हिस्से को मुकम्मल तौर पर काट कर रख दिया था। चुनांचे ज़ैनुद्दीन ने जब देखा कि उसने इस्टस और रिनार्डस के लश्कर को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है तब वो अदनान बिन हाशिम को जोर जोर से पुकारते हुए कहने लगा, इब्ने हाशिम, मेरे भाई, अपने लश्कर को लेकर बीच में से हट जाओ, कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर की तरफ चले जाओ। दुश्मन का लश्कर अब पीछे को भागने लगा है और इस पर हमलावर होते हुए जब मैं तुम्हारे करीब पहुंचूं तो तुम मेरे साथ शामिल हो जाना, इसलिए कि अब दुश्मन पर आखिरी और जानलेवा ज़रब लगाने का वक्त आन पहुंचा है। साथ ही बुलंद आवाज में फजल बिन इसहाक को मुखातिब करके मेरी तरफ से कहो कि वो कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर से अपने साथियों को हुक्म दे कि जिस कदर तेजी से जलते हुए तीर वो अपने दुश्मन पर चला सकते हैं चलाएं। मूसलाधार बारिश की तरह जलते हुए तीर उन पर फेंके। फिर मैं देखता हूँ दुश्मन हमारे सामने कितनी देर मजीद ठहरता है, इसलिए कि अब दूसरी समत से यकीनन उसामा भी हरकत में आने वाला होगा। उसके साथ ही अदनान बिन हाशिम अपने हिस्से के लश्कर को लेकर पीछे हट गया और साथ ही बुलंद आवाजों में उसने फजल बिन इसहाक को मुखातिब करते हुए ज़ैनुद्दीन का पैगाम उसे पहुंचाना शुरू कर दिया था। ये पैगाम मिलते ही फजल बिन इसहाक ने मूसलाधार बारिश की तरह जलते हुए तीर अपने सामने दुश्मन पर कुछ इस अंदाज में चलाने शुरू किए थे कि लगता था उस समय जलते हुए तीरों की मूसलाधार बारिश हो गई है। ऐन उसी लम्हे जबकि अदनान बिन हाशिम अपने लश्कर को लेकर पीछे हटा था और इस्टस और रिनार्डस के लश्कर पर ज़ैनुद्दीन तेज हमले करते हुए बड़ी तेजी से उनकी तादाद कम करता जा रहा था। रिनार्डस और इस्टस के लश्कर में जोर जोर से ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो भी थी कि इस हमले में इस्टस और रिनार्डस दोनों मारे जा चुके हैं।
یہ آوازیں جہاں زین الدین نے سنی تھی وہاں عدنان بن ہاشم نے بھی یہ آوازیں سن لی اور اس کے لشکریوں نے کوہستانی سلسلے کے اوپر سے بلند آواز میں چلاتے ہوئے مسکن کے اندر ادھر ادھر بھاگتے لڑکوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں یہ خوشخبری سنانا شروع کر دی تھی کہ امیر زین الدین نے اپنے دونوں بڑے دشمنوں ایسٹس اور رینارڈس دونوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس خبر سے جہاں اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی وہاں بالڈون کے لشکر کے اندر بددلی، بدحوصلگی اور خوف پھیلا دیا تھا۔ آخر ایسٹس اور رینارڈس کے مارے جانے کی خبر ایک زبان سے دوسری زبان، ایک فرد سے دوسرے فرد تک ہوتی ہوتی بالڈون اور ٹینکرڈ تک پہنچی کہ کس طرح مسلمانوں کے سالار اور مسکن کے امیر زین الدین نے پیش قدمی کی اور کس طرح اس نے جان لیوا انداز میں حملہ آور ہوتے ہوئے ایسٹس اور رینارڈس دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور ساتھ ہی ان کے لشکر کے بڑے حصے کو اس نے تہہ تیگ کر دیا ہے۔ اس خبر نے یقیناً ٹینکرڈ، بالڈون اور دوسرے صلیبی جنگجوؤں کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ان پر ایک طرح کا خوف اور کپ کپی طاری ہو کر رہ گئی تھی۔ عین اسی لمحے شیزر کا حکمران اسامہ حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ بھی بالڈون کے لشکر کے ایک حصے پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جس وقت اسامہ نے شمال مغرب کی طرف سے حملہ کیا تھا عین اسی وقت زین الدین اور عدنان بن ہاشم بھی اپنے پورے متحدہ لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ پھر انہوں نے بالڈون اور ٹینکرڈ کے لشکر کے حصوں پر ضربیں لگانی شروع کر دی تھی۔ اس موقع پر فضل بن اسحاق بھی پیچھے نہیں رہا۔ اس نے زین الدین، عدنان بن ہاشم اور شیزر کے حکمران اسامہ کے درمیان جو دشمن کا لشکر تھا کوہستانی سلسلے کے اوپر سے اس نے ان پر تیز اور جان لیوا تیر اندازی کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر روغن نفت سے بھری تانبے کی ہانڈیاں پھینکنا شروع کر دی تھی۔ جہاں گرتی تھی آگ لگاتی چلی جاتی تھی۔ کچھ دیر تک دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے کوہستانی سلسلے کے دامن میں رزم گاہ میں امیدوں کی سحر دکھ کے دھندلکوں میں تبدیل ہوتی رہی۔ درد علم کی سلگتی آگ، نفرت کے نوحے، تباہی کی غم انگیزیاں، تشنگی کے کرب کا نزول، عناصر کی غضب ناکیاں اپنا رنگ دکھانے لگی تھی۔ جنگجوؤں کی ہولناک کرب خیزیاں، آتشی سیال کی طغیانیاں، نیست و ہست کا کھیل اور شکست و قدورت کی دھند میدان جنگ میں چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر غالب آنے کے لیے جان کی بازی لگاتے رہے، یہاں تک کہ بالڈون اور ٹینکرڈ کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے زنگ آلود داستانوں کی رداؤں، کالی وحشت ناک پتجھڑ، صداؤں کے اندھے صحرا، نمی سے نا آشنا بنجر پن، بختو روسیا، غم زدہ حزین جذبوں اور بنجر زمین کے سنسان ٹیلوں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ عین اسی موقع پر زین الدین، عدنان بن ہاشم اور اسامہ نے تکبیروں کے سائے میں جبر کی داستانوں کے پرخچے اڑاتی فکر کی پائندگی، حق کی تابندگی کی طرح حملہ ہونا شروع کر دیا تھا، اور ان کے حملوں میں آدمیت کا وقار تھا اور پراسرار قضا کے سرابوں کی سی شدت اور قوت تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد بالڈون اور ٹینکرڈ دونوں مسلمانوں کے حملوں کی شدت اور سختی کو برداشت نہ کر سکے، لہٰذا اپنے پڑاؤ کی ہر چیز اپنے پیچھے چھوڑ کر اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ زین الدین، عدنان بن ہاشم اور اسامہ نے کچھ دور تک بھاگتے دشمن کا تعاقب کر کے ان کی تعداد مزید کم کی، پھر وہ لوٹ آئے اور بالڈون، ٹینکرڈ اور دوسرے حکمرانوں کے پڑاؤ کی ہر چیز کو انہوں نے اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا تھا۔